कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुदान पर उपलब्ध है साइलेज निर्माण की योजना। केचुआ खाद तैयार करने के लिए करें स्थानीय केचुआ का उपयोग। बेहतर उत्पादन के लिए गेहूं फसल को रखें खरपतवार से मुक्त। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन के विकास के लिए पशुपालक पशुपालन विभाग से साइलेज निर्माण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य है जिस मौसम में हरा चारा का उत्पादन बहुतायत में होता है उस समय उपयोग से अतिरिक्त मात्रा के हरा चारा को साइलेज के रूप में संरक्षित करना, ताकि हरा चारा की अनुपलब्धता के समय साइलेज का उपयोग किया जा सके। इसमें पशुपालकों को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों के पास 2.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। चुने गए लाभुक को 1,05,000 रुपए साइलेज पिट एवं चॉफ कटर मशीन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड के किसान अगर अपने खेतों में केचुआ खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे अपने घर में खुद बनाना भी चाहते हैं तो स्थानीय केचुआ के किस्मों का उपयोग करें। यहाँ छोटा नागपुर में एसेनिया फोटिडा नामक किस्म पाई जाती है जो यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। किसान इस केचुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं फसल में खरपतवार की समस्या से उत्पादन में 40% तक की गिरावट आ सकती है। इसलिए किसान भाई बुआई से 40-50 दिनों बाद तक गेहूं फसल को खरपतवार से मुक्त रखने की कोशिश करें। गेहूं में खरपतवार की समस्या होने पर 40% तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार को वो 40 से 50 दिन तक खरपतवार से गेहूं की फसल को मुक्त रखें। इसके लिए किसान भाइयों को 2 बार कम से कम 20 दिन तथा 40 दिन पे किसान भाइयों को निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तथा अगर 35 दिन पे वो 2,4-D और सल्फोसल्फिरान नाम केमिकल जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है इसका वो प्रयोग करते हैं तो उनको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से निजात मिल जाएगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जो किसान लत्तर वाली सब्जी फसल लौकी की खेती करना चाहते हैं उन्हें इस फसल से ज़्यादा उपज देने वाले उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार की सलाह है। हमारे यहाँ किसान भाई अगर कद्दू की खेती करते हैं तो उन्नत जो किस्में हैं वो अर्का बहार, नरेंद्र रश्मि, अर्का पूषा मेघदूत और पूषा नवीन, ये सब बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। और ये सारी वैरायटियाँ हम लोग को हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम प्लांडू से हम लोग को सारी बीज मिलती है। और हम लोग को जो बीज लगता है इसमें 3 से 4 kg सीड रेट हम लोग को प्रति हेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इस सारे बीज का उपलब्ध करवा सकते हैं। हम लोग को अगर पहले भी ऑर्डर दिया जाएगा तो हम लोग किसानों के लिए ये सब बीज उपलब्ध करवा। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना बहुत मेहनत का काम है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। किसान भाई इसी काम को कम समय में आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबुलर हैंडमेड शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज जिस सफल किसान से हम मिलने वाले हैं उनका कृषि कौशल ज्ञान ही उनकी कामयाबी का राज है। वही किसान अपनी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने में कामयाब रहता है जिसके पास पर्याप्त कृषि अनुभव हो। अनुभव के लिए किसान को अपने खेती के हर काम और हर परिणाम से हमेशा कुछ न कुछ नई बात सीखना होता है। आज जिस सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो आप टमाटर देख रहे हैं उसमें अभी भी फ्रूटिंग जो है सो चालू है और कुछ तैयार टमाटर भी है। और हमें पूरा उम्मीद है कि एक पौधा से कम जो है सो 5 से 7 kg जो है सो हम जो है सो उत्पादन जो है सो लेंगे। और कितनों जो है सो गिरा हुआ बाज़ार भी है, 3 रुपये 4 रुपये भी। तो समझिए कि 20 से 25 रुपया हमको कितनों कम समझिए कि हम
रेट में बेचे तो हमको जो है सो 20 से 25 रुपये। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, तो गंदरू भाई से मिलते हैं और जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं। आज जो हम पहली जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कृषि से हटके भी है और कृषि से जुड़ा हुआ भी है, यानी पोषण से जुड़ा। बिल्कुल पोषण से जुड़ा हुआ है कि जब हम कोई भी आहार लेते हैं तो उसमें कितना पोषण होना चाहिए, कितना वसा होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कितना ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है, यानी पोषण और हम। तो चलिए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। और जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ अनुराधा श्रीवास्तव जी। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। एक नए विषय के साथ आज फिर है आपके बीच और विषय है पोषण सुरक्षा हम। किसान भाई ये जानना चाहते हैं और हमें जानना चाहते हैं कि पोषण सुरक्षा हम, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण संतुलित आहार का मिलना ही क्या पूर्ण पोषण है? पोषण सुरक्षा, जैसे कि आप एक अच्छी फसल लेने के लिए सही मात्रा में खाद पानी लेना आवश्यक होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए और उसके सही विकास के लिए कुछ पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे भोजन से मिलते हैं। तो पोषण सुरक्षा का अर्थ यही है कि सभी पोषण तत्व हमें संतुलित मात्रा में मिले, और पोषण तत्व संतुलित मात्रा में मिलने के लिए हमें एक संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। जैसा कि आपने पूछा संतुलित आहार क्या है,
संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वह कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? मेनली 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर, मतलब पानी। यह ऐसे पोषक तत्व हैं जो अगर हमें सही मात्रा में मिलें तो हमारे शरीर सही तरीके से कार्य करता है। परंतु हर एक पोषण तत्व का अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं है कि एक पोषण तत्व कम महत्वपूर्ण है और दूसरा अधिक। जिस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है, वह कार्बोहाइड्रेट और फैट वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास में मदद करता है। विटामिन और मिनरल ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और फाइबर भी हमारे साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारा डाइजेशन, पाचन सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पानी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें पोषण नहीं देता है, परंतु हमारे शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक पोषण तत्व का अपना महत्व है, और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ अलग अलग पोषण तत्व हमें देते हैं। तो यदि हम सिर्फ एक तरीके के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमें एक संतुलित आहार नहीं मिलेगा, हमें सारे पोषण तत्व सही मात्रा में नहीं मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं समझाती हूँ, जो अनाज होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दालें, अंडा, मांस, मछली इत्यादि से हमें प्रोटीन मिलता है। फल एवं सब्जियां ऐसे पदार्थ हैं जो हमें विटामिन, मिनरल और फाइबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वह देते हैं। और इसके साथ साथ फलों और सब्जियों में पानी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। संतुलित आहार के रूप में हम जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई कि भोजन और फलों का क्या महत्व है और कैसे वो लें? फलों और सब्जियों, फलों और सब्जियों ऐसा कहा जाता है कि एक संतुलित आहार में आप पूरे दिन में जितना भोजन लेते हैं उसका आधा हिस्सा फलों और सब्जियों का होना चाहिए। फलों और सब्जियों की महत्ता इसलिए है या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन, मिनरल और फाइबर, वह हमें फलों और रेशेदार सब्जियों, रेशेदार फलों, इनसे प्राप्त होते हैं। इनका यह महत्व है कि ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ ही हमारे हड्डियों के, हमारी त्वचा के, आँखों की रोशनी के, बालों, नाखूनों इत्यादि सबके स्वास्थ्य, हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे आजकल हर दूसरी महिला अनीमिया का शिकार है, जो कि खाने में लौह पदार्थ की कमी से होता है। तो यदि अगर फल और सब्जियां आप अपने भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं तो अनीमिया से बच सकते हैं। दूसरी आप एक प्रॉब्लम देखेंगे, जोड़ों में दर्द, जो वृद्धों के साथ साथ महिलाओं, पुरुषों सब में आजकल बहुत कॉमन रूप से देखी जा रही है। तो आप ये देखें, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। ये कैल्शियम भी फलों और सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों, अगर ये आप सही मात्रा में लेते हैं तो आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही सीरियस खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अगर आप फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें तो इनका खतरा भी कम होता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, फलों और सब्जियों में पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये जो पानी होता है ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य और सभी क्रियाओं को ठीक तरीके से करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे किसान भाई के साथ हमारी किसान बहनें भी देख रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और इससे आप लाभ भी लेंगे। और चलते चलते कुछ खास संदेश हमारी खास किसान बहनों के लिए क्या है? किसान बहनों के लिए और भाइयों के लिए, सबके लिए मेरा एक संदेश है कि यदि आप कुपोषण से दूर रहना चाहते हैं और भारत को एक स्वस्थ और कुपोषण मुक्त देश बनाना चाहते हैं तो आप अपने भोजन में अधिक से अधिक फलों और सब्जियों को सम्मिलित करें। सिर्फ अनाजें और दालें लेने के साथ साथ फल, सब्जियां और दूध, जितना अपना संतुलित आहार आप लेंगे उतना ही अधिक आपको पोषण अच्छा मिलेगा और कुपोषण दूर होगा। यही अर्थ है पोषण सुरक्षा। किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई थी, किसी एक के लिए नहीं, किसान भाई, किसान बहनों सभी के लिए। यानी संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ के साथ साथ कुपोषण भारत जो हमारे ये अभियान चला हुआ है, मैम का भी यही संदेश है। आशा करती हूँ इस विषय से मिली हुई चर्चाओं से आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जोहार। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा?
अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, तो झुमकी बहन, जानकारी काफी अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दूसरी जानकारी का भी इंतजार कर रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जानकारी विशुद्ध रूप से हमारी खेती से जुड़ा हुआ है। किसान भाइयों, आप मकई की खेती करते हैं और अभी तो झुमकी बहन गर्मा मकई लगाने का समय है, यानी गर्मा मकई की खेती होने वाली है और बहुत सारे किसान भाइयों ने लगा के भी रखा होगा। तो आज हम किसान भाइयों को इसी विषय पर जानकारी देंगे कि गर्मा मकई की खेती हम कैसे करें और उसके कौन से प्रभेद का चुनाव करें ताकि हमको अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके और जिससे आप भी फायदा उठा सके। ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर CS सिंह जी। तो आइए फटाफट लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे झारखंड में गर्मा मक्का की खेती और उनके प्रभेदों के बारे में। सिंह साहब, हम अपने कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि जो झारखंड में गर्मा मक्का की खेती होती है तो इसकी तैयारी किस तरह से की जाती है और किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआती में। किसान भाई जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो गर्मा मक्का की खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मा मक्का की अगर किसान भाई खेती कर रहे हैं तो खरीफ मक्का की तुलना में वो ज़्यादा उत्पादन पैदा करेंगे और उनसे उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। गर्मा मक्का में केवल सिंचाई का ही एक समस्या है कि अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो कर सकते हैं, लेकिन खरपतवार, जैसे खरपतवार के कारण उत्पादन घटता है, खरपतवार रोग व्याधि इन सबों की समस्या कम रहती है, इसलिए किसान भाई अगर खेती इसकी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा। जो अन्य मौसम में मक्का की खेती होती है उससे गर्मी का मौसम में किस तरह से अलग होता है, खेतों को किस तरह से तैयार करना होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। खेत को तैयार करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में पहले एक गहरी जुताई करके 2 हल्की जुताई करके पाटा उसका लगा दे और उसके बाद 60 सेंटीमीटर, जहां खरीफ में 75 सेंटीमीटर की दूरी पे हम कहते हैं कि क्यारी खोलें, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे गर्मा मक्का के लिए उनको क्यारी खोलनी चाहिए और 20-20 सेंटीमीटर पौधे की दूरी रखनी चाहिए, ताकि उनको प्रति हेक्टेयर 90,000 कम से कम पौधा मिल सके, तभी उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी गर्मा मक्का की खेती कर रहे हैं, खेत की तैयारी करते समय ही कम से कम 5 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट का वो प्रयोग करें। इससे मिट्टी में भुरभुरापन आता है और मिट्टी में सारे पोषक तत्व अच्छे से मिल जाते हैं और मक्के की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उस समय ज़रूर कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। अगर केचुआ खाद मिल जाता है तो केचुआ खाद का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को शुरू में ही ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्मा मक्का अगर वो लगा रहे हैं तो हाइब्रिड किस्मों का उनको प्रयोग करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा उससे उत्पादन प्राप्त कर सकें। हाइब्रिड किस्मों के लिए अगर वो हाइब्रिड किस्म प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ये सब कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रख के किसान भाई ज़्यादा अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो हाइब्रिड बीज हैं उनमें जो है वो रासायनिक खादों की मात्रा जो है वो डालनी है, लेकिन अगर हम प्रभेदों की बात करें तो इसमें किस तरह के हैं और कौन कौन से प्रभेद हैं जो कि किसान भाई चुनाव कर सकते हैं? किसान भाई अगर हाइब्रिड किस्मों को लगाना चाहते हैं तो उसमें HQPM 1, HQPM 5, बायो 9681, प्रो 311, मालवी मक्का 2, ये सब कुछ किस्में हैं जिनको वो अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर किसान भाई उर्वरक उतना मात्रा में नहीं दे सकते हैं और कंपोजिट किस्म अगर उनकी पसंद है, जैसे स्वान, कई जगह बहुत किसान स्वान लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसान भाई स्वान जैसी किस्म, बिरसा विकास मक्का जो हमारे यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, या बिरसा मक्का 1, ये कंपोजिट कुछ किस्में हैं, उनको भी लगा के किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कंपोजिट लगा रहे हैं तो उनको 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किसान भाई जो मक्का के बीज लगाते हैं तो उसमें कभी कभी अंकुरन की भी समस्या होती है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाई जो बीज डालने की जब समय होता है खेतों में, उस समय किस तरह की सावधानी वो रखें और क्या क्या उपाय करें? किसान भाई जो भी बीज ले रहे हैं
वो प्रमाणित बीज ले, हाँ, कि उसमें चूँकि जर्मिनेशन परसेंटेज उसका ज़्यादा रहे, हाँ, तभी वो जर्मिनेट करेगा। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि उसको गहराई में किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा गहरा बो देंगे तो उसमें उसके कारण पौधा निकल नहीं पाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि जो बोते समय 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर गहराई ही में ही मक्के के बीज को डालें ताकि वो अच्छे से अंकुरित हो सके। और किसान भाई जिस समय बुआई कर रहे हैं उसके गर्मा मक्का की बुआई करने के अगले दिन या उसके एक दिन बाद किसान भाइयों को खेत में निश्चित रूप से पानी दे देना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए हल्की नमी है खेत में और उसमें उसका जर्मिनेशन चालू हो गया और उसके बाद उसको पानी ठीक से नहीं मिल पाया तो उसमें भी पौधा हल्का जर्मिनेट करके मर जाता है। इसलिए किसान भाइयों को पानी पटा देना चाहिए ताकि पूरे के पूरे मात्रा में उसको पानी मिले और उसका अंकुरण सही से हो पाए। ये आपने बताया कि बहुत गहराई में जाके उस बीज को नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर हम बीजोपचार की बात करें जो कि बीज मर जाते हैं या किसी अन्य कारण से उसका हानि होती है, तो उसके लिए बीजोपचार की कुछ विधियाँ अगर हैं तो वो किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों को लगाते समय मक्का लगाते समय बेबिस्टीन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से जो सीड है उसको, जैसे गर्मा मक्का में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उनको बीज लेना चाहिए, तो 20 किलोग्राम के लिए वो 40 ग्राम बेबिस्टीन की मात्रा को लेके और उससे पूरे सीड को ट्रीट कर देना चाहिए। उससे उनको जो बीज जनित जो रोग होते हैं उससे उनको राहत मिलेगी। किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि जैव उर्वरक जैसे एस्टोबैक्टर है, एस्टोबैक्टर से भी किसान भाई उसको सीड को ट्रीट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उससे वो नाइट्रोजन की मात्रा पौधे को, वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा और नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध होगी। ये 2 उपचार वो कर सकते हैं बीज का, जिससे उनको फ़ायदा होगा। ये तो होगी बीजोपचार की बात। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को हमारे बताइए कि जब उर्वरक की आपने बात करी कि मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए जो सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट वगैरह की उसका उपयोग करें, लेकिन बाद के समय में उनको किस तरह का उर्वरक देना चाहिए, खेतों में किस तरह के खाद देने चाहिए, इसके बारे में भी कुछ। जैसा मैंने बताया कि किसान भाइयों को अगर हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा देनी चाहिए। कंपोजिट किस्म में ये 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा देनी चाहिए। इसमें स्फूर और पोटास की मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय पूरी की पूरी दे देनी चाहिए तथा जो नत्रजन की मात्रा है उसको 1/3 मात्रा बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए। बची हुई 2/3 जो मात्रा है किसान भाई जब घुटने के आकार का पौधा पहुंच जा रहा है तो उस समय किसान भाइयों को 1/3 मात्रा दे के और मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और जो अंतिम में जो 1/3 मात्रा बची हो वो नर मंजरी निकलते समय किसान भाइयों को देनी चाहिए। किसान भाइयों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी वो नत्रजन उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उस समय खेत में नमी की मात्रा ठीक हो, मतलब ज़्यादा होगी तब भी नाइट्रोजन उसमें लीचिंग लॉस होता है और नाइट्रोजन बह के निकल जाएगा, और कम होने पे वोल्टिलाइजेशन लॉस वाष्पीकरण द्वारा नाइट्रोजन उड़ जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को जब भी वो नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए और ज़मीन में देख लेना चाहिए, चल के देख लेना चाहिए। अगर नमी उनको दिखाई दे रही है और पैरों से मिट्टी न चिपके तो वो सबसे सही समय है, जिस समय मतलब नमी की मात्रा बहुत सही है उस समय उनको नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए ताकि पौधे अच्छे से उस नत्रजन का उपयोग कर सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब अंत में एक और सवाल जानना चाहेंगे, इस पूरे फसल में कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और क्या कुछ ऐसे प्रभेद भी हैं जिनसे उर्वरक कम लगते हो या सिंचाई भी कम लगती हो? जैसा मैंने बताया कि तत्व है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करता है, तो इसलिए वो उनके लिए हमको उतनी जो हमने मात्रा बताई है उर्वरकों की वो मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई का संबंध है, किसान भाइयों को गर्मा मक्का में 8 से 10 बार सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। 8 से 10 सिंचाई किसान भाइयों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब पौधा घुटने का आकार का पहुँच रहा है उस समय एक सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्रिटिकल स्टेज है। उस समय अगर किसान भाई सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन में गिरावट आएगी। इसी तरह से नर मंजरी निकलते समय उस समय भी खेत में नमी बने रहना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर नर मंजरी और उसके बाद जो मूछ आती है बाली में वो टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज होती है, उसी समय उसका फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें अगर नमी की कमी हो जाती है तो जो नर मंजरी में जो पॉलन लगे रहते हैं वो सूख जाएंगे और
ठीक से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और मक्के में दाना ठीक से नहीं बैठेगा। तो किसान भाई कई बार शिकायत करते हैं कि हम आपसे अच्छी किस्म ले गए लेकिन उसमें दाना नहीं बैठा। खास यही रहता है कि नर मंजरी से जो वो सिल्की मूछ निकलने वाली स्टेज है भुट्टा आने की, उस समय तक खेत में हल्का नमी जरूर किसान भाई बना के रखें ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो। लेकिन अगर खेत में दिखाई दे रहा है कि नमी की कमी हो रही है तो इस किसान भाई जरूर सिंचाई करें। 8 से 10 सिंचाई गर्मा मक्का के लिए पर्याप्त। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि गर्मा मक्का की खेती झारखंड में किस तरह से करें और किन प्रभेदों का चुनाव करें। साथ ही इन्होंने सावधानियों की भी बात करी कि खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल ही गई, लेकिन फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।